मुर्दों से अहदे वफा क्या हुआ? दिसंबर 2014 पेशावर की एक आम सी सुबह। पेशावर के बासी मुतमईन अंदाज में अपने अपने घरों से निकले। किसी ने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल पर बिठाया तो कोई दफ्तर की तरफ रवाना हुआ। हल्की हल्की धुंध में सर्दी से ठिठुरते, आने वाले कड़े वक्त की तलखी से बेखबर पेशावर के बासी अपने अपने मामूलात पर निकल पड़े। इन्हें मालूम न था कि आज का सूरज उनके लिए एक काली स्याह रात का पैगाम लेकर उभरा है। सुबह के 9 बजे पेशावर के इलाके बिहारी कॉलोनी में बच्चे गली में मामूल के मुताबिक खेल रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को सौदा सलफ देने और घर के अंदर खवातीन रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ थीं कि अचानक फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बिहारी कॉलोनी के मुजाहिद बाबा के लिए अगरचे गोलियों की आवाजें नई नहीं थीं, लेकिन रफ्तार ने उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास दिलाया। उस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे और फायरिंग की आवाजें आ रही थी। हम ये समझे कि शायद किसी शादी की तकरीब में फायरिंग हो रही है। हमारे वहम गुमान में भी ये न था कि स्कूल में दहशतगर्द घुसे हुए हैं। मैं खुद सौदा सल्फ लेने के लिए गया। जब वापस यहाँ पहुँचा तो लोग बड़ी तादाद में जमा हुए थे। इतने में पाक आर्मी के जवान भी पहुँच गए। सब लोग ये कह रहे थे कि धमाका हुआ है। फिर समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बाद में पता चला कि दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हो गए हैं और हम ये दुआ कर रहे थे कि इन धमाकों से कहीं हमारे घरों को नुकसान ना पहुंचे, कहीं घरों के छतें ना गिर जाए। फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि मैंने जल्दी जल्दी सब बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, इस डर से कि किसी को हवाई गोली ना लग जाए। हम खुद भी बहुत डर रहे थे। पूरे इलाके को फौज ने घेरे में लिया हुआ था। जब फायरिंग रुकती तो दिल को कुछ न कुछ तसल्ली होती, लेकिन जब अचानक दोबारा फायरिंग शुरू होती तो डर के मारे इधर उधर भागते। अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम सब लोग पाक फौज के साथ खड़े थे। मुजाहिद बाबा की तरह कपड़े की तिजारत करने वाले खुर्शीद को भी मामलात खतरनाक सूरत हाल की तरफ जाते दिखाई दिए तो उसने आर्मी पब्लिक स्कूल से जुड़ी अपने घर की दीवार से झांक कर देखा। उस वक्त वो निकाल रहे थे, हम तो समझे ये जख्मी है। यानी पहले जो 2-3 बच्चों को निकाला है तो जब मैंने देखा है तो मैं तो हैरान, मैंने कहा यार ये तो जख्मी है। फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा कि यार ये तो जो है मेरा ख्याल है कि ये जो इनको तो मार दिया गया है ना। फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। हमने कहा यार बस वो है, हो जाएगा, अभी 15-20 मिनट में ये कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो ज़्यादा हो रहा था। वो अच्छा ये धमाके इस तरह वो कर रहे थे कि मतलब जो वो है ना रूम है तो वो ग्रेनेड उसके बीच में बच्चे होते थे ना, वो फेंक के बाहर खुद निकल जाते थे। तो वो जो करते रहे वो बार बार इसी तरीके से वो करते रहे ना। तो वो दिन जो हमने देखा है तो फिर उसके बाद हमें जो है तो बड़ा वो हुआ है, मतलब सदमा हुआ है कि यार ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। सईद बिहारी कॉलोनी की गली नंबर 1 में गुज़श्ता 7 साल से दुकान चला रहा है। उसके नजदीक वो दिन उसकी जिंदगी का खौफनाक तरीन दिन था कि जब रात गए तक आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाके जारी रहे। मैं दुकान पे आया हूँ, फिर 1 बजे दुकान बंद कर लिया मैंने, घर चला गए। इधर फौजी भी आए और पुलिस भी आए। 2 दिन इधर सब टेंशन हो गए। सब लोगों ने कह रहे इधर और धमाके भी हो रहे हैं, अंदर और भी है। सईद की तरह खिजर और उमर को भी वो दिन नहीं भूलता। वो दोनों भी आर्मी पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म हैं। उमर उस दिन बीमारी की वजह से स्कूल ना जा सका, जबकि खिजर गोलियों की आवाज सुनते ही स्कूल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैं घर पे था, मैं बीमार था, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो
वहाँ से गोलियों की आवाज़ आई है, तो मेरी मामा ने कहा है कि ये ना कोई शादी होगी वहाँ पर, तो इसलिए डजे कर रहे होंगे। तो वहाँ पर तो थोड़ी देर बाद देरों तक फायरिंग चली है। तो मेरी मामा ने यानी घर के वो किसी और पड़ोसी को फ़ोन किया, तो उनने कहा है कि APS में दहशतगर्द घुस गए हैं। मैं हॉल में बैठा हुआ था, हमारे डॉक्टर आए थे CMH से, हमें सब कुछ बता रहे थे। एकदम से फायरिंग हुई, बस हम लोग नीचे झुक गए, बस एकदम से दहशतगर्दों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और हम लोग बस नीचे झुक गए। और जो ही ऑडिटोरियम से बाहर निकले, फिर हम लोग भाग के घर आ गए। जब मैं घर आया था वहाँ पे उस वक्त भी हमें धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, लगातार फायरिंग हो रही थी, धमाकों की आवाज़ें भी आ रही थी। इस वजह से हम लोग खौफजदा होकर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए कि अगर वो हो सकता है यहाँ पे भी आ सकते हैं दहशतगर्द। इस वजह से हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। बिहारी कॉलोनी के पड़ोस से उठती आवाजें आहिस्ता आहिस्ता शहर भर में फैलने लगी। पुलिस वायरलेस पर चलने वाले पैगाम ने मिचनी थाने के स्टाफ को अलर्ट कर दिया। मुहर्रर ने थाने में मौजूद नफरी को आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ रवाना किया और खुद हालात से निपटने के लिए तैयारी बांध ली। इस तरह के हमारा इमरजेंसी कंट्रोल ने इतला दी थी कि इधर आर्मी पब्लिक स्कूल में कुछ मसला है, इधर ही मोबाइल जो है ना पहुंचा दें। तो हमने सिचो साहब के नोटिस मिला कर, क्योंकि सिचो साहब के साथ भी वार्डर सेट होता है, वो भी मौका पहुंच गया। फिर सिचो साहब ने कॉल किया कि नफरी भेज दो। फिर उधर हमने सारे जितना भी नफरी थी इधर ही मौजूद हो और ड्यूटी पर थी उसको क्लोज करके उधर स्कूल भिजवा दिए। बिल्कुल ताने के साथ नाकाबंदी लगा दी और ये जो है वर्सक रोड पर जितना भी ट्रैफिक था इसको कन्वर्ट करके केनाल रोड पर कन्वर्ट किया जी। वर्सक रोड पर मिचनी से आने वाले रास्ते पर नाकाबंदी लगाकर ट्रैफिक को हसन घड़ी की तरफ मोड़ दिया गया। वर्सक रोड पर चुंगी तक इलाका सील कर दिया गया और देखते ही देखते पुलिस की मोबाइल और एम्बुलेंस की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों ने पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया। सड़क पर रोती बिलखती माएं, अपने बच्चों की तलाश में भागते वालिदैन और बहन भाई, हर एक के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। आर्मी पब्लिक स्कूल में जाबहक होने वाले नंग्याल और शम्वेल की वालदा भी इन्हीं में से एक थी। तो मैं तो इधर घर में नहीं रह सकती थी, तो मैं उनके पीछे भाग गई। तो उसने कहा कि तुम घर पर, मैंने कहा नहीं, मैं घर में कैसे अटक सकती हूँ, मैं घर में नहीं रह सकती। फिर मैं उनके पीछे भागी। वहाँ पर पहुंचे, सारे फौज खड़े थे, लोग खड़े थे। तो फौजों ने कहा कि बीबी तुम इस तरह करो कि अपने घर जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, इधर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि धमाके जो हो रहे थे, कहते अंदर कुछ बच्चे हैं लेकिन खुदा करके आपके बच्चे सलामत हो। मैं फिर घर में वापस आ गई। तो फिर मेरा शौहर चला गया उधर, तो उसने दोनों बेटों को देख लिया और कहने है कि मैंने उनको माथों पर छूमा। मैंने कहा कि शहादत मुबारक हो। फिर घर वापस आया, मैं इधर दरवाजे पर खड़ी थी। मैं कह अल्लाह कर कि मेरे बच्चे सारे बच्चों की तरह सलामत हो। जब उनके बाबा घर पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे बेटे कहाँ हैं। उसने कहा कि तुम्हारे बेटे मैं साथ लेकर आई हूँ। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं बाहर चलने लगी। उसने कहा नहीं नहीं, इधर नहीं, उनको मैंने गांव भेज दिया। तो मैंने गांव में क्यों भेज दिया, मैं इधर हूँ, तुमने उसको गांव में भेज दिया। तो कहने लग कि तुम्हारे दोनों बेटे शहीद हो गए। तो फिर मुझे पता नहीं चला, 10 दिन तक मैं बेहोश पड़ी थी। शहीदों से अहदे वफा क्या हुआ? गोलियों की आवाज धमाकों में बदली तो शहर भर के बासियों के औसान खता हो गए। छोटे बच्चों की खून में लथपथ लाशें एम्बुलेंसों में लेडी रीडिंग और CMH अस्पताल पहुंचना शुरू हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल की इमरजेंसी जख्मियों और लाशों से भरने लगी। उस दिन की याद आज भी लेडी रीडिंग अस्पताल की हेड नर्स नसरीन को रुला देती है। बहुत दुख है अभी भी। उस दिन जब बच्चे आ रहे थे
कुछ जख्मी हालत थे, किसी को उन्होंने ज़िबा कर दिया था, सरों में गोलियां मारी थी। मैं एक नर्स हूँ मगर माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, और उन लोगों के बच्चों के तासुरात, फिर उनके वालिदैन जो पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे और जिनके बच्चे 2-2, 3-3 स्कूल में थे, उनके पीछे बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जो जिंदा बच गए थे बच्चे, उनके पीछे भी आप उनको लेने के लिए आए। तो मैं बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें देखी हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं पेशावर में, बहुत ज़्यादा पेशेंट देखे हैं। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस दिन एक क़यामत थी। हम लोग भी भाग दौड़ कर रहे थे उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, और लोग भी पागलों की तरह दौड़ रहे थे। बच्चों की पहचान नहीं थी, ऐसे उन्होंने गोलियां मारी हुई थी, किसी को ज़िबा किया हुआ था। उनके वालिदैन पागलों की तरह आके एक एक का उठा के देखते थे, हर बंदा अपने बच्चे को तलाश कर रहा था। फिर हम उनके साथ हेल्प कर रहे थे। हमारी ऐसी नर्सेज भी हैं जिनके बच्चे उधर पढ़ते थे, मगर फिर भी वो उन बच्चों की, जख्मी बच्चों की खिदमत कर रही थी। सब भाग दौड़ करके तो इनकी जिंदगियां बचा रहे थे। उस टाइम तो हमने गिनती नहीं की, क्योंकि ज़मीनों पे, टेबलों पे बेड्स भी भरे हुए थे, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से बच्चे थे ना, मैं नहीं बता सकती। उनको उन्होंने ऐसे गोलियां मारी हुई थी कि उनको पहचान नहीं सकते थे। अभी भी मैं ऐसी माओ को जानती हूँ जो आके देखती है और पूछती है। उस वक्त तो उनको होश नहीं था, मगर वो देखती हमारे बच्चे की, हमारे बच्चे का सर था। इधर से तो हम उनको ताबूतों में डाल के तो उनको देते रहे, कफना के, कफन पहनाए, उनको भिजवा दिया, मगर वो औरतें अभी भी पागल है, नीम पागल है। अस्पताल के अर्दली फ्रांसिस जेम्स के लिए वो रोज कयामत से कम नहीं था कि जब बच्चों की चीखों ने सारी रात उसे सोने नहीं दिया। बस हम बैठे हुए थे तो बस डीएमएस साहब आए, उन्होंने कहा जी वर्सक रोड पे ब्लास्ट हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, उसमें फायरिंग हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला जी स्कूल में ब्लास्ट हुआ है। बस वो कुछ चंद मिनट के बाद बस स्टूडेंट आने शुरू हो गए। किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, कोई एक्सपायर है, कोई चीख चिहाड़ा शोर, उनकी फैमिली भी साथ थी। बहुत हालात ख़राब थे मैम उस दिन। तो कुछ फिर हमारी वो साइड पे जगह, उधर एक्सपायर जितने बच्चे थे उधर थे, जख्मी जो थे उनकी हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। लोग तो पागलों की तरह बस ढूंढ रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारा बच्चा जिंदा भी है या एक्सपायर है या कुछ पता नहीं चल रहा था उस टाइम। मैं रात को, उस दिन मेरी 7 बजे छुट्टी होती है, मैं रात को 12 बजे गया था यहाँ से, क्योंकि उस टाइम भी हमारे पास डेड बॉडी आ रही थी, कोई जख्मी आ रहा था, कोई अंदर पड़ा हुआ था, उनको निकाल के फौजी लेके आ रहे थे। तो मैं उस दिन 12 बजे रात को गया। तो बस मैं घर भी मैं चला गया, तो मुझे बिल्कुल सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बस वही गाड़ियों के अलार्म और बच्चों की चीख चिहाड़ा, बहुत शोर, अलग, मैं सो नहीं सका उस दिन रात बिल्कुल। यहाँ पे एक और बच्चा भी था, वो उसकी टांग नहीं थी, एक्सपायर हुई थी टांग उसकी, मगर वो बस खौफज़दा हुआ था। वो बस अपनी आंखों से हाथ नहीं हटा रहा था। उसकी आंखों से हाथ हटाते थे तो वो चीखें मारता था। वो कह रहा था मुझे बस छोड़ दो, बस मुझे, वो तालिबान आ गए हैं, वो तालिबान, बस उसका कुछ माइंड जो है ना वो चेंज हो गया था। तो फिर काफ़ी देर उसको यहाँ पे रखा है हमने, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर डॉक्टर साहब ने उसको एडमिट किया दूसरी शिफ्ट में। तो बस मुझे वो बच्चा अभी तक याद आता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अस्पताल का अमला था या फिर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले ईदी के रजाकार, हर एक आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ किए गए जुल्म पर बेताब और परेशान था। अजीब और गरीब मनाजिर थे। कहीं से छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे जो 5-6 साल के थे वो निकल रहे थे, कहीं से 16-17 साल की डेड बॉडियाँ निकल रही थी। क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम हुआ, हमने देखा था वहाँ पर आर्मी वाले भी कह रहे थे कि 16 साल के बच्चे, 15 साल से ऊपर के जो बच्चे थे उनके सरों में गोलियां मारी गई थी। 2:15 पर उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाज़त दी। जब हम अंदर गए तो एक दर्दनाक मंजर था हमारे सामने। लाशें पड़ी हुई थी, ऐसी पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को यानी बचाने के लिए, जैसे एक बंदा दूसरे के पीछे छुपता है, या तो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा था। जो उनके नीचे थे उनको हटाकर ऐसा महसूस हो रहा था वो जगहों पर, कहीं पर पेंसिल, पेन,
بستے یہ سب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اور لاشیں ایک دوسرے پر ڈھیر ہوئی تھی، اور ایک ناقابل بیان منظر تھا جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. پہلی مرتبہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہوئے اور میرے خود اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے. مجھے خود آرمی والے نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو، میں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی بھی، میں نے بہت مناظر دیکھے ہیں، بچے بھی دیکھے، لیکن ایسے دردناک انداز میں، ایسے بے رحمانہ طریقے سے میں نے نہیں دیکھا. تو میرا عقل معاف ہو گیا تھا اس وقت. صبح سے دوپہر اور دوپہر سے سپہر ہو گئی. آہستہ آہستہ جاں بحق ہونے والوں کے کفن دفن کے انتظامات ترتیب پانے لگے. شہر کی گلیاں سونی ہوئی اور لوگوں نے پیاروں کو قبروں میں اتارنے کا سلسلہ شروع کیا. شہید عبدالعظم آفریدی کے گھر کے ساتھ کینٹ بورڈ قبرستان کے گورکن ظہور کے لیے وہ شام زندگی کی مشکل ترین شاموں میں سے ایک تھی کہ جب اس نے پیارے دوست عبدالعظم کو قبر میں اتارا. جیسے دوستوں کے بھائی نے مجھے بتایا، مجھ پر تو ایسے کرا، یہ میرا اپنا قبر کھود رہا ہوں، مجھ پر تو ایسے گزرا تھا، اپنے بچے کے لیے قبر کھود رہا ہوں. بہت سخت وقت تھا وہ، مشکل گھڑی تھا وہ. قبر بھی بنائے لیکن وہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا، روتا تھا ہم، بہت پریشان تھا ہم، بہت تکلیف گزرا اسی دن ہم تھے، بہت تکلیف تھا اسی دن. جب اس کے بھائی نے ہمیں بتایا تو تکلیف محسوس ہو گیا ہمیں، رو رہا تھا ہم نے، روتے روتے ہم نے ان کے لیے قبر، پھر اپنے ہاتھوں سے میں نے دفنایا، قبر بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے دفنایا بھی ہے ان کو. عبدالعظم آفریدی کا گھر کینٹ قبرستان کے قریب تھا اور وہ کالج کی چھٹی کے بعد یہاں آتا اور غریب گورکنوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لاتا تھا. پر موت نے اسے ظہور سے کیا گیا آخری وعدہ نبھانے کی مہلت نہ دی. اس نے پروگرام سیٹ کیا تھا نا مچھی کھانے کا، تو میرے پاس آیا ادھر اور مجھے بتایا کہ ظہور بھائی ہم ادھر جائیں گے مچھی کھانے کے لیے. بس وہ آخر ملاقات تھا، بس اس کے بعد پھر نہیں ملا. ظہور سمیت پشاور کا ہر شہری اس شام خون کے آنسو روتا ہوا نظر آیا. جوانوں کے جنازے، والدین کی آہ و بکا، ماؤں بہنوں کی سسکیاں، کیا غم تھا جو دسمبر کی اس شام یہاں کے باسیوں نے نہ دیکھا. حسین مستقبل کے خواب قبرستان میں مٹی کا رزق بنے. ایک انہونی یوں اچانک ہوئی کہ جو پشاور کے دل پر گہرے زخم کا باعث بنی، اور 16 دسمبر 2014 تاریخ کے اوراق میں ایک سیاہ دن بن کر رہ گیا.